अब हम बात करेंगे आज कि कोई भी पॉलिटिशियन जो है या कोई भी जो बड़ा लीडर है उसको कैसे रूल उसने पावर गेन की थी। तो फिर मेजॉरिटी आप बड़े लीडर्स का नाम देखेंगे तो बड़े लीडर्स के नाम पे एक तो होते मोनार्कीज़। तो मोनार्कीज़ के अंदर इतना वो नहीं था, उसमें हेरिडिटरी रूल था कि भाई मेरे पापा राजा, मैं राजा, मेरा बेटा राजा। तो ये चक्कर चलता था वहाँ पे। तो इस रूल के अंदर तो ज़्यादा अच्छे लीडर की कोई वो ज़रूरत नहीं थी, वो आपके पास हेरिडिटी है तो आप बढ़िया है। लेकिन इस टाइम पे भी कुछ बहुत अच्छे रूलर रहे जिन्होंने काफ़ी बड़े अपने एम्पायर खड़े किए और काफ़ी लोगों को जोड़ा। अब भारत में बात करें तो मौर्य साम्राज्य था, गुप्त थे, और भी बाद में मराठा आए, सिख आए। तो इनके अंदर आप कोई ना कोई कॉमन बात देखो। मौर्य साम्राज्य, मौर्य का लक्ष्य क्या था? भारत को एक करना है। क्यों? क्योंकि यूनान, ग्रीस की तरफ से हमला हो रहा है हम पे। तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं एक आइडेंटिटी जोड़ी गई कि आप सारे एक भारत के निवासी हो और आपको जो है बाहर से आ रहे लोगों को वश में करना है या उनको रोकना है अपने देश में घुसने के लिए। उसके हेतु आपको एक होना पड़ेगा। तो ये थी मौर्यों की स्ट्रेटजी। फिर उसके बाद बात आई अब मान लो मराठाओं की। तो मराठा हो गया था कि ये मुग़ल बाहर से आए हैं और ये हमारे देश पे राज कर रहे हैं। ये मुग़ल जो हमारी संस्कृति को ख़राब कर रहे हैं और इन मुग़लों को हराने के लिए हमें अपनी धरती, अपना राज, हमको चाहिए हिंदवी स्वराज। तो ये जो नारा था ये यूज़ करके मराठाओं ने पावर गेन की। मतलब मैं ये बता रहा हूँ उन्होंने टारगेट क्या लिया, कैसे की गेन, वो बाद की बातें हैं। उन्होंने ऑन ग्राउंड पे क्या किया वो बाद की बात है, सिर्फ और सिर्फ हम बात कर रहे हैं उनका जो नैरेटिव था वो क्या था। फिर ऐसे सिख साम्राज्य, सिखों ने क्या किया अपने टाइम पे कि हम जो सिख हैं हम बिखरे हुए हैं, बिखरे तो नहीं हो कहूँगा कि ये आक्रमणकारी आते हैं हम पे हमला कर देते हैं, राज करते हैं, हम पे अत्याचार हुए, अब हमें एकजुट होकर करना पड़ेगा। तो सिख अंपायर की तो काफ़ी फेमस वो है कि जो सिख अंपायर था महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पे, वो था पेशावर उसके कब्जे में था या नहीं था मेरे को एक्यूरेटली याद नहीं है। लेकिन आज के टाइम पे ऑलमोस्ट जो पूरा पंजाब है वो, पंजाब का मतलब ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों, और कुछ एरिया यूँ कहते हैं कि उनका तिब्बत के पास भी था, कश्मीर का एरिया भी था। तो आप मैप पे देख सकते हैं सिख अंपायर कितना बड़ा था। तो उस सिख अंपायर के अंदर जो 7% पॉपुलेशन थी सिर्फ वही थी सिख, बाकी मुस्लिम हिंदू ये थे। तो इसमें एक सोचने वाली बात है यार कि सिख अंपायर ने तो मेजोरिटी को सेटिस्फाई नहीं किया, तो उन्होंने कैसे रूल किया? तो उसके अंदर फिर एक ये एंगल है कि जो मेजोरिटी होती है ना उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई कौन है क्या है। पड़ता है, नो डाउट पड़ता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपने सरकार आपकी है, मान लो आपने वोट दिया और सरकार बन गई, तो आपको ऑन ग्राउंड क्या फ़र्क पड़ा उससे? टैक्स आप पहले भी देते थे? हाँ, मैं पहले भी टैक्स देता था। क्या आपकी जो स्थिति थी वो ऑन ग्राउंड बिल्कुल तुरंत वोट डालते बदल गई? नहीं बदली। पहले भी मेरे सड़क के आसपास गड्ढे थे, अभी भी गड्ढे हैं। हो सकता है कोई ठीक करवा दे, लेकिन वो ठीक वो भी करवाता जो मेरे वोट डालने से बना और वो भी करवाएगा जो नहीं बना, अगर करनी होगी तो। या फिर मैं पुराने टाइम पे देखूँ तो भाई मैं किसान हूँ, मैंने खेती की और खेती करने के पश्चात मेरे को कर देना था। तो उस कर के अंदर, टैक्स के अंदर मेरे को अपना सर्टेन अमाउंट ऑफ अनाज अपने गवर्नमेंट को देना है। और तो क्या गवर्नमेंट उठ के, राजा उठ के अपने महल से आएगा और मेरे से अनाज लेगा? आउटराइटली नॉट। वो अपने आदमी को भेजेगा, वो आदमी और आदमियों को भेजेगा, और वो जो और आदमी है वो बिल्कुल ग्राउंड पे जो लोग हैं उनको भेजेंगे अनाज इकट्ठा करने के लिए। तो ऐसे मल्टीपल साइकिल्स होंगे। तो मेरे को ये बताओ, अगर मैं किसान हूँ तो मेरे को क्या फ़र्क पड़ेगा टॉप पे राजा बैठा है या टॉप पे कौन? मेरे को तो वो जिसको देना है अनाज उसको देना है। और मेरे को पता है कि मेरे को अगर प्रोटेक्टेड रहना है, मेरे घर पे आके कोई लूट पाट ना मचे दूसरे एरिया का या गवर्नमेंट का, या मेरे को सुख सुविधा मिलती रहे या ना भी मिले, लेकिन मेरा ये कंपल्शन है मेरे पे कि मेरे को टैक्स देना ही देना है। तो वो टैक्स अल्टीमेटली मेरे देश के राजा को मिले, वो टैक्स अल्टीमेटली मुगलों को मिले, मराठाओं को मिले, बंगाल सल्तनत को मिले, वो ब्रिटिश को मिले, या वो इंडियन गवर्नमेंट को मिले, आई डोंट केयर, क्योंकि मेरे को टैक्स देना था और वो मैंने तब भी दिया। तो इस वजह से भी होता है कि जो नीचे वाले लोग हैं वो इतना विद्रोह नहीं करते। नहीं तो आप खुद सोचो आज के टाइम पे कि आपके ऊपर ब्रिटेन का कब्जा है, ब्रिटेन सारा जो कर है वो अपने देश में ले जाता है, वो कुछ भी नहीं देता। तो उस टाइम पे भी तो लोगों को पता थी ये बात। तो फिर भी 200 साल क्यों ब्रिटेन ने भारत पे राज कर लिया? क्योंकि उस टाइम पे ये जनरलाइज कर दिया गया था कि देखो पूरी दुनिया के ऊपर ही ब्रिटेन का, या ब्रिटेन मतलब यूरोपियंस का कब्जा है, और ये आम बात है, ये होता ही है। तो आप कोई नए नहीं हो। जब लोगों को ये फील होती ना कि नहीं हमारे साथ अन्याय हुआ, हम कोई अलग हैं और हमारे साथ बेकार सलूक किया गया है और ये नहीं होना चाहिए लेकिन वो फिर भी हो रहा है, तब लोग विद्रोह करते हैं। अगर उनको आपने ये बता दिया कि ये हो सकता है और ये होता है तो वो विद्रोह नहीं करेंगे। वो तब करेंगे जब उनको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था लेकिन फिर भी हो रहा है। तो ये जो मेन चीज़ है वहाँ पे दिक्कत कर देती है। अब ब्रिटिश ने ये नैरेटिव सेट किया कि हमने भारत की डेवलपमेंट की, हमने भारत के अंदर ये दिया वो दिया, पूरा देश यूरोपियंस की कॉलोनी है और हम तो आपको रशिया के एक्सपेंशन से बचा रहे हैं, फलाना ढिंकाना। हालांकि तो बहुत लंबी बात हो गई, लेकिन ये कंपनी है। और अब ग्राउंड पे जो लोग हैं, ग्राउंड के लोग विद्रोह करेंगे? क्यों करेंगे? वही बात, टैक्स वही, अल्टीमेट ब्रिटेन लेके जाए या राजा, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस वजह से भी यहाँ पे कुछ एंगल बदल जाता है पॉलिटिक्स का। तो राज करने का अल्टीमेटली क्या रूल पता चला? प्रोवाइड पीपल सर्कस, प्रोवाइड पीपल फूड, प्रोवाइड पीपल एंटरटेनमेंट, दे वॉन्ट रिवॉल्ट।
तो ये जो मर्म की बात है ये समझ में आई है कि लोगों को ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या करो। डिक्टेटरशिप है चाइना में, रशिया में, नॉर्थ कोरिया में 70-80 साल से, क्यों नहीं ख़त्म हुई? क्या ऐसा है कि लोग चाहें और ख़त्म करना चाहें उन लोगों और वो नहीं कर पाए? नो डाउट जो स्ट्रॉन्ग ऑथोरिटेरियन रजीम है वो बिना हार्ड पावर के, बिना कंट्रोल के नहीं सस्टेन कर सकती, लेकिन फिर भी अगर लोग चाह ले, लोग मन में ठान ले, तो वो नहीं टिक सकती रजीम, लेकिन फिर भी टिकती है। क्यों? एक तो है, देखो, लोगों में डर है कि शुरुआत कौन करेगा। अगर पूरी भेड़ चाल चल रही भाई, देश का हर एक आदमी उठ के जा रहा है पार्लियामेंट की तरफ, तो मैं भी उठ के चला जाऊंगा, लेकिन पहली बार कौन गोली खाएगा छाती पे, ये बताओ मेरे को। सबसे पहली गोली जिसको लगनी होगी ना वो डरेगा। उसको पता है कि अगर वैसे हम जीत जाएंगे, लेकिन मरूंगा तो मैं, तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसीलिए वो पीछे बैठा रहता है। या जो पहला आदमी आवाज़ उठाने की कोशिश करता है उसको ही दबा दिया जाता है ताकि कोई और आदमी ना उठाए आवाज़ और सारे डर के रहें। तो ये टैक्टिक होते हैं ऑथोरिटेरियन रजीम में। लेकिन वहीं डर के माहौल से आप कब तक राज करोगे? क्योंकि लोगों के अंदर डर के साथ साथ रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए और उनको एक सेंस ऑफ प्राउड भी होना चाहिए गवर्नमेंट के अंदर और अपने नेशन के अंदर, तभी वो एक साथ रहेंगे। नहीं तो अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखते देखते क्या क्या हो जाएगा वो हम कुछ नहीं कह सकते। तो इस वे में फिर रशियन, मान लो पुतिन है, तो पुतिन ने कैसे यूज़ किया, सोवियत्स ने कैसे यूज़ किया, सोवियत यूनियन ने। तो फिर सोवियत यूनियन के टाइम पे जब पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी छा रही है, रेवोल्यूशन हो चुका है, बोल्शेविक्स आ चुके हैं और उन्होंने कम्युनिस्ट रजीम ले आई, तो फिर उन्होंने किस चीज़ का यूज़ किया? उन्होंने देखा कि देखो ज़्यादातर जो उस टाइम पे बाकी यूरोपियन देशों का क्या हाल था, उस टाइम बाकी यूरोपियंस का हाल ये था कि सारे के सारे डेमोक्रेसी थे, और डेमोक्रेसी जो है ना वो नाम मात्र की हो जाती है कई बार। क्योंकि डेमोक्रेसी का, आप मेरे को बताओ, बेसिक प्रिंसिपल क्या है? द पीपल विल इलेक्ट their representative and the representative will go into parliament and make law for us, and ultimately the people are the ones who choose the government and set it। तो ये जो सारी चीज़ थी, इसके चक्कर में डेमोक्रेसी का नाम बढ़ गया। लेकिन अब मेरे को ये बताओ, पीपल विल वोट who will stand and get elected? The one who has the power, the one who has the connections, the one who has the publicity। राह चलता कोई भी खड़ा हो जाए, भाई मेरे को प्रधानमंत्री बनाओ, तो सबसे पहला मेरा प्रश्न उससे, मैं आपको क्यों बनाऊं? फिर उसने कहा कि मैं डेवलपमेंट करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। फिर मैंने उसको कहा ये वादे मैं पहले भी सुन चुका हूँ, कोई और अच्छी बात बताओ। फिर उसने कहा मैं देश के लिए ये करूंगा, वो करूंगा। मैंने कहा ये भी मैं सुन चुका हूँ, कोई और बात बताओ। उसने कहा मैं आपको हर महीने 1000 रुपये दूंगा। मैंने कहा ये कहीं ना अच्छी बात। अब मेरे को अपने व्यक्तिगत फ़ायदा पहुँचाया। मैंने कहा ले बेटे तेरे को वोट दिया मैंने, तो अब मेरे को बताओ, मेरे को 1000 रुपये दिए। ऐसा उसने 1-2 करोड़ लोगों से वादा किया, तो 1000 रुपये इंटू 1 करोड़, 1000 करोड़। 1000 करोड़ कहाँ से लेके आया? अपनी जेब से, आउटराइटली नॉट। वो लेके आया इंडस्ट्रियलिस्ट और टैक्स के पैसे से। अब टैक्स का पैसा उसने कैसे उड़ा दिया यहाँ पे, या इंडस्ट्रियलिस्ट का पैसा क्यों उड़ाया? तो टैक्स का तो समझ में आता है भाई, गवर्नमेंट उसने कब्जे में ले ली तो गवर्नमेंट का फंड कहीं भी ले जाए। लेकिन गवर्नमेंट का फंड ऐसे कैसे ले जाएगा? वो गवर्नमेंट का फंड लेके जाएगा ये कह के कि मैं सोशल सर्विस कर रहा हूँ, मैं फ्रीबीज नहीं बांट रहा, इट्स अ सोशल वेलफेयर स्कीम। दैट्स द हिपोक्रेसी। इट्स नॉट हिपोक्रेसी, इट्स यूजिंग द लूप होल्स। क्योंकि मेरे को पता है कि मैंने जब डेवलपमेंट की बात की तब लोगों ने वोट नहीं दिया। मेरे को पता है जब मैंने देश की बात की मेरे को लोगों ने वोट नहीं किया। तो मैं क्या करूं? मैंने ये देखा लेकिन ज़रूर कि मैंने पैसे की बात की, लोगों ने फट वोट दे दिया। तो अब ब्लेम किसको डालूं मैं, लोगों को या फिर पॉलिटिशियन को? क्योंकि पॉलिटिशियन का तो काम है भाई पावर में आना। आप कहेंगे नहीं इन्होंने अपने पावर गेम्स की वजह से ये कर दिया वो कर दिया। चलो मान लिया मैंने, आप सुधारना चाहते हो देश को, आप एक पॉलिटिशियन हो, आप उठे, आपने कहा नहीं मैं अपने राष्ट्र को सुधारूंगा और मैं भारत के अंदर क्रांति लेके आऊँगा और अब से भारत वापस अपनी पुरानी ग्लोरी में चला जाएगा और हम एक अच्छा देश बनाएंगे भारत को। तो आपने मन में ठान लिया, आप उठे चुनाव में, आपने कहा मैं ये करूँगा वो करूँगा। लोगों ने कहा कर तो ले भाई, कर ले। लेकिन जो साइड वाला आदमी है ना उसने 1000 रुपये फेंक के मारे लोगों पे। तो अब मेरे को बताओ लोग किसको चूज़ करेंगे, उसके 1000 रुपये को या फिर आपकी बड़ी बड़ी बातों को? मान लिया आप बहुत टैलेंटेड हो, बहुत अच्छा बोलते हो, लोगों ने एक बार को आपकी बात मान ली कुछ लोगों ने, लेकिन पता हो कुछ लोग कौन होंगे? आप अगर काम की बात करते हो तो काम की बात किसको समझ में आएगी? उस आदमी को जो समझदार होगा। समझदार जनता ज़्यादा होती है या फिर इमोशन से चलने वाली ज़्यादा होती है जनता? आप मेरे को ये बताइए। आपका जवाब है इमोशन से चलने वाली जनता ज़्यादा समझदार होती है। टॉप 10% लोग ये होते हैं जो समझदार होते हैं और जो समझते हैं क्या ज़रूरी है क्या नहीं। बाकी जो 90% उनको क्या फ़र्क पड़ता है, मैं उठा, मैंने खाना खाया, मैं काम पे गया, मैं वापस आया, मैंने खाना खाया और मैं सो गया। उनको चलता है बस ये। तो उसके बीच में मैंने काम किया क्यों? क्योंकि मेरे को मिले पैसे मिले मेरे को। और जिस देश के अंदर जो वो है डेवलपिंग नेशन है, जो थोड़ा रिलेटिवली गरीब देश है, जहाँ पे रिसोर्सेज का लैक है, तो वहाँ पे अगर आप ये बात करते हो कि आपको फ्री में मैं ये दे दूंगा बिना कुछ करे, तो लोगों की आंख तुरंत चमक जाती है कि भाई क्या बात है, क्या बात का ये इसने फ्री में देगा बिना कुछ करे। फिर ऊपर से बात यूँ है कि लालच। अब कहेंगे नहीं सोसाइटी के अंदर ये लालच फैल रहा है, बेकार बात है, नेता जो है फ्री भी दे देंगे। भाई जिस जगह पे लोग
फ्री के अंदर कोई भी चीज़ चुरा के चले जाते हैं, टॉयलेट के अंदर जो होती है, रेलवे के अंदर वहाँ से डिब्बे उठा के ले जाते हैं, बैंक के अंदर जो पेन होते हैं उसको ले जाते हैं। तो उस देश में आपने बात की कि मेहनत करो, हम अपने देश को आगे लेके जाएंगे, वो ज़्यादा चलेगी? या फिर आपने ये बात की कि मैं आपको फ्री में 2000 रुपये दूंगा, वो ज़्यादा चलेगी? लॉजिकली सोचो तो वो ज़्यादा चलेगा जो लोगों को अपीज़ करेगा। एंड द अल्टीमेट गोल फॉर द डेमोक्रेसी इज़ अपीज़ द मेजॉरिटी, किक द माइनॉरिटी एंड रूल। और माइनॉरिटी का मतलब ये नहीं है रिलीजन, कास्ट या फिर रेस वगैरह, इसके बेसिस पे मेजॉरिटी माइनॉरिटी कर दिया। मेजॉरिटी माइनॉरिटी मेजरली जो होती है वो होती है पॉलिटिकल मेजॉरिटी या माइनॉरिटी। अगर मेरे को रिलीजन पॉलिटिक्स करके फ़ायदा है मैं वो करूँगा, अगर मेरे को कास्ट पॉलिटिक्स करके फ़ायदा है मैं वो करूँगा, मेरे को अगर इकोनॉमिकल पॉलिटिक्स करके फ़ायदा वो करूँगा। फॉर एग्जांपल द रिच वर्सेस पुअर, ये भी पॉलिटिक्स यूज़ कर सकता हूँ। रिच जो है पावरफुल है, रिच इंडस्ट्रियलिस्ट ने नेता को पैसे दिए, उसको इलेक्शन में जितवाया, जीतने के बाद नेता ने पॉलिटिकल पार्टी की हेल्प से और गवर्नमेंट की हेल्प से उस इंडस्ट्रियलिस्ट को 10 गुना ज़्यादा फ़ायदा दिया। इंडस्ट्रियलिस्ट भी खुश और नेता भी खुश। पीछे कौन? लोगों को शुरू में समझ में नहीं आया, लेकिन लोगों को समझ जब आया तो लोगों ने कहा नहीं, अब हम इस अमीर के खिलाफ जाएंगे और इनके खिलाफ बगावत करेंगे और अब हम पावर अपने हाथ में लेंगे। तो फिर लोग अपने हाथ में कैसे पावर लेंगे? अपने हाथ में पावर तब लेंगे जब वो दुखी होंगे। मान लो वो रिच था, उस रिच ने कहा कि सारा पैसा लूट लो, टैक्स बढ़ा दो, और उसको प्रॉफिट मिल रहा है और लोगों को पता चल गया। तो लोगों के ऊपर जब दिक्कतें होंगी और वो दूसरे को खुश देखेंगे तो उनको गुस्सा आएगा। आप मेरे को ये बताओ कि आप जेल में हो, मान लो जेल के अंदर ना, या जेल नहीं, आप किसी जगह पे जा रखे हो, किसी रेस्टोरेंट में हो, आप भी उसी रेस्टोरेंट में बैठे हो, आपकी साइड में दूसरा भी उधर ही बैठा है, दूसरे को जल्दी जल्दी सर्विस मिल रही है, बिल्कुल अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है और आपको नहीं किया जा रहा। तो आपको गुस्सा तब आएगा या फिर तब आएगा जब आपको भी अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, उसको भी ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन उसको अच्छा खाना दे रहे हैं या कुछ भी करके। तो आपको गुस्सा तब आएगा जब दूसरे को मिल रहा है और आपको नहीं मिल रहा। अगर दोनों को नहीं मिल रहा होता ना, आपको गुस्सा नहीं आता। फिर आपको गुस्सा था सरकार के ऊपर, आपको गुस्सा था उस रेस्टोरेंट के मालिक के ऊपर या उस रेस्टोरेंट की मैनेजमेंट के ऊपर। लेकिन अब आपका गुस्सा जो मैनेजमेंट से हटके वो हो गया उस आदमी पे जिसको अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है। आप कह रहे हो पता नहीं क्या करता होगा, ये है वो है। तो फिर ये भी एक पॉलिटिकल पार्टीज़ का टूल बन सकता है। मान लो चलो मैं पॉलिटिकल पार्टी था या फिर मैं वो था, लीडर था, मैंने देखा कि भाई लोग मेरे से नाराज़ है। क्योंकि मैं उनको टाइम पे खाना नहीं दे पा रहा। मतलब मैंने वो रेस्टोरेंट वाली बात करते हैं, मैं रेस्टोरेंट का मैनेजर हूँ, मैंने देखा कि टाइम पे खाना डिलीवर करने की कैपेसिटी नहीं है या मैं नहीं करना चाह रहा। और मैंने ये देख लिया कि एक आदमी को पकड़ लिया मैंने, 100 लोग बैठे थे, 100 में से एक को पकड़ लिया। एक हो सकता है रैंडम, हो सकता है मेरा दुश्मन हो सकता है मेरा दोस्त हो, मेरे को नहीं पता। मैंने उसको बलि का बकरा बनाया और मैंने उसको पकड़ के उसको अच्छे से ट्रीट किया। तो बाकी के जो 99 थे वो भड़क गए और गुस्सा उस पर उतार दिया एक वाले पे। तो इस लड़ाई झड़ाई के अंदर क्या हुआ कि लोगों का ध्यान जो इस बात पे था कि खाना नहीं मिल रहा, मैनेजमेंट बेकार है, ये वो, उससे हटके उस आदमी की तरफ चला गया जो जिसको मैंने प्रिविलेज्ड बना दिया। और लोग सोचने लग गए कि गलती मैनेजमेंट की नहीं है, गलती है इस एक आदमी की जिसने मैनेजमेंट को कंट्रोल कर रखा है। तो मैनेजमेंट इज़ जस्ट अ पपेट। तो लोगों के दिमाग में ये धारणा चली गई। तो मैनेजमेंट ने जो अपने सिर पे वो करना था, गुस्सा लेना था, अपने सिर पे जो कलंक लगाना था, उसको वो एक आदमी को बलि का बकरा बना के पहुंचा दिया। अब वो बलि का बकरा कोई भी चीज़ हो सकती है। फॉर एग्जांपल नाजी जर्मनी के अंदर जब हिटलर पावर में आया तो उसने बलि का बकरा किसको बनाया? ज्यूज़ को, कि जर्मन्स तुम वर्ल्ड वॉर 1 में हारे। क्यों? क्योंकि जो ज्यूज़ थे उन्होंने तुम्हारे देश से धोखा किया। ये जो ज्यू हैं ये इन्फीरियर रेस है, ये अमीर हैं। तो हिटलर को ये पता था कि देखो ज्यू जो है अमीर हैं, तो जो अमीर तबका होता है ना उसको इतनी ईजीली नहीं हटा सकते। क्योंकि ईजीली हटाने का मतलब है कि मान लो आप लीडर हो, आप हिटलर हो, आपने कहा कि नहीं पूरे ज्यूज़ को हटा दो, तो आप खुद एक को चुन के नहीं हटाओगे। किसको दोगे ऑर्डर? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। वो गवर्नमेंट ऑफिशियल और नीचे जाते जाते वहाँ तक ग्राउंड पे लोगों को उठाएंगे। अब ग्राउंड पे जो लोग हैं, ज्यूज़ हैं, उन्होंने उनको करप्शन करके पैसे दे दिए और उनका नाम छुपा दिया। फिर क्या करोगे आप? फिर तो आपका प्लान फेल हो गया। तो ये करप्शन भी कर लिया, ज्यू बच गए। तो इसलिए जो पावरफुल एलीट क्लास होती है उसको इतनी ईजिली आप नहीं छेड़ सकते। नहीं तो ऐसे बहुत क्रांतियाँ हुई कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, अमीरों से पैसे छीन के गरीबों में बांट देंगे, या फिर एक प्रिविलेज्ड क्लास को हटा देंगे और अनप्रिविलेज्ड को लेके आ जाएंगे। तो उस हर टाइप की लड़ाई के अंदर अल्टीमेट जो जीत थी वो उसकी वजह जिसके पास पावर थी। और पावर उसके पास होते या तो देखो बिल्कुल ही आप फुल फ्लेज वो कर रखा है आपने, वॉर, टोटल वॉर डिक्लेयर कर रखे, जैसे जर्मनी में था कि भाई इमोशन इतने तगड़े हैं, ज्यूज़ के खिलाफ नफरत इतनी है और वो भर दिया इतने लोगों को कि लोग करप्शन दे रहे हैं तो भी नहीं मान रहे और उनको मारे जा रहे हैं। तो ये चीज़ हो सकती है, तो वो एक्सट्रीम है। लेकिन अगर हम जनरल बात करें तो उस केस में ये इतना ईजीली नहीं चल पाता है, लेकिन जब चलता है तो बहुत तगड़ी तरीके से चलता है। तो सेम मान लो भारत के अंदर हो, सेम मान लो पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री रूल है। तो मिलिट्री रूल अब डायरेक्टली नहीं है, यूँ नहीं है कि मिलिट्री का ही गवर्नमेंट का ऑफिशियल है वो, लेकिन सबको पता है इनडायरेक्ट रूल जो है मिलिट्री का ही है।
तो मिलिट्री के रूल को मिलिट्री कैसे कंटिन्यू करें? आप मिलिट्री जनरल हो पाकिस्तान के, आपको अपना रूल बना के रखना है, आप कैसे रूल बनाओगे? तो आप कहोगे भाई मिलिट्री के ऊपर मेरा दबदबा, अगर मिलिट्री का दबदबा पाकिस्तान पे रहा तो फिर मैं रूल करूँगा क्योंकि मिलिट्री के ऊपर मेरा कब्जा है। तो यानी कि मिलिट्री, इफ़ मिलिट्री इज़ पावरफुल देन आई एम पावरफुल। तो हाउ टू मेक अ मिलिट्री पावरफुल? किसी भी देश की मिलिट्री पावरफुल कब होगी? जब उसकी इज्जत होगी लोगों के बीच में। इज्जत कैसे बनेगी? इज्जत बनेगी लड़ाइयाँ जीत के, हाँ या ना, आउट राइटली। लेकिन क्या लड़ाई जीतना इतना आसान है? क्या यूं ही आप उठोगे और लड़ाई जीत जाओगे? या फिर पाकिस्तान के केस में तो लड़ाई हार रखे हैं, तो उनकी इज्जत क्यों, या फिर उनका डर क्यों, कुछ भी क्यों? फिर वहाँ पे एंगल आता है फियर, इमोशंस का। आपकी इज्जत तब भी हो सकती है जब आपकी ज़रूरत हो। और आपकी ज़रूरत कब होगी? मिलिट्री की ज़रूरत कब होगी? जब कोई खतरा होगा। खतरा कौन हो सकता है? भारत होगा खतरा। लेकिन भारत ने तो भाई कभी भी हमला ही नहीं किया पहली बार पाकिस्तान पे, फिर भारत खतरा कैसे? माना भारत खतरा नहीं है, लेकिन बनाया तो जा सकता है। लोगों के बीच में नैरेटिव तो सेट किया जा सकता है। नैरेटिव कैसे सेट करें? एजुकेशन को अपने हाथ में ले लो, एजुकेशन में भर दो कि टू स्टेट प्रिंसिपल, टू स्टेट थ्योरी इज़ द बेस्ट थ्योरी and two state solution was the best solution, and you need to carry forward that legacy in order to get developed or in order to get privileged, because Indians especially Hindus were against you। तो ये थ्योरी करके आप प्रमोट करो और वहाँ पे फिर यूज़ करो इस चीज़ को। अब आपने एजुकेशन में डाल दी, बचपन से लोगों में डाल दी चीज़ें, बड़े हुए उन्होंने फिर अपनी नेक्स्ट जनरेशन में यही चीज़ की, करते करते 3 जनरेशन निकल गई। लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन वो कितना समझ में आएगा लोगों को? उसी को समझ में आएगा जो समझदार होगा, और समझदार लोग बहुत ज़्यादा नहीं होते, बहुत कम ही संख्या होती है जिनको समझ में आता है। वो बाकी लोगों को मान लो भड़काएं। मैं समझदार हूँ, मैंने पता लगा लिया कि अच्छा पाकिस्तान की आर्मी ये कर रही है, मैंने लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। मैंने जिन लोगों को भड़काया, अब उन लोग के अंदर वो भी, उनमें से भी कोई समझदार है, पाकिस्तान के मिलिट्री के लोग भी समझदार है, मैं अकेला समझदार थोड़ा ना हूँ दुनिया में। तो उन बाकी समझदार लोगों ने क्या किया? मेरे भड़काने से भी ज़्यादा बड़ी पावरफुल चीज़ लाए। वो क्या हो सकती है? इन केस ऑफ पाकिस्तान इट्स सिंपली द रिलीजन, इट्स सिंपली द थॉट दैट इंडिया इज़ योर एनिमी। तो किसी ने भी कहा पाकिस्तान की मिलिट्री यूँ करती है, वो करती है, उसने कहा कि देखो बाबू, अगर मिलिट्री ख़त्म हो गई तो भारत हम पे कब्जा कर लेगा और हम पे अत्याचार होंगे, ये है वो है। या फिर रिलीजन पॉलिटिक्स कि ये तो अल्लाह का पैगाम है, ये तो फतवा जारी हो चुका है कि जिसने भी मिलिट्री के खिलाफ, जिसने भी रिलीजन के खिलाफ बात की, उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। तो इस टाइप की चीज़ें भी हो सकती हैं फिर। तो ये पॉलिटिक्स करके खेल सकते हैं। अब ये सही है, गलत है, सच है या झूठ है, हमें नहीं पता, बट इट्स अ सॉर्ट ऑफ एंगल विच कैन बी यूज्ड टू गेन द पावर। तो सेम पावर यूज़ हुई पाकिस्तान के केस में। अब मान लो वो है चाइना है, चाइना में कैसे यूज़ हुई? तो देखो चाइना, आप क्या हो? आप हो डेवलपिंग नेशन अभी के टाइम पे, ऑफ कोर्स नॉट। अभी के टाइम से थोड़ी ना पावर सीसीबी के पास। सीसीबी के पास पावर है 1949 में, जब कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन ख़त्म हुआ और कम्युनिस्ट जीत गए और जो नेशनलिस्ट उनको उस पर ताइवान के ऊपर, फॉर्मूसा आइलैंड के ऊपर भेज दिया। और जो ये सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन चाइना कहता है, उसको ख़त्म करके 1949 में पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना होती है और माओ जेडोंग बनते हैं अल्टीमेट माई बाप ऑफ चाइना। तो वो जो अल्टीमेट माई बाप है, उनको अपनी पावर बना के रखनी है, तो वो क्या करें? तो लोगों के बीच में अपनी पावर बनाने के लिए क्या सबसे अच्छी है? फिर वही अपीज़ द मेजोरिटी। हाउ टू अपीज़ द मेजोरिटी? लुक व्हाट इज़ मेजोरिटी एंड व्हाट मेजोरिटी वांट्स। तो मेजोरिटी क्या है चाइना में? चाइना में मेजोरिटी किसान। किसान, अच्छा किसान को क्या चाहिए होता है? किसान को डेवलपमेंट चाहिए, अच्छे बीज चाहिए, अच्छी खेती चाहिए, वो सब तो चाहिए, लेकिन वो कब चाहिए? जब किसान के पास अपनी ज़मीन हो, तब चाहिए ना। लेकिन आप मेरे को ये बताओ, मिडिवल टाइम से या हमेशा से कोई ना कोई जो लोग लड़ाई होती है वो किस बेसिस पे होती है? क्योंकि दुनिया में सिर्फ 2 ही टाइप की चीज़ें हैं या 2 ही टाइप के लोग हैं, एक वो जो प्रिविलेज्ड हैं, दूसरे अंडर प्रिविलेज्ड, या फिर हैव्स और हैव्स नॉट। तो जो हैव्स नॉट है वो मेजोरिटी में होते हैं और जो हैव्स होते हैं वो कम होते हैं। हैव्स जो हैं अपनी पावर को बचाने के लिए लड़ते हैं और हैव नॉट्स जो हैं अपनी पावर को गेन करने के लिए लड़ते हैं, और ये लड़ाई सदा ही चलती रहती है। हैव नॉट में कोई ना कुछ ना कुछ आता रहता है। तो ये चीज़ है। तो वहाँ पे मिडिवल चाइना के अंदर या फिर बिफोर कम्युनिस्ट एरा चाइना के अंदर क्या था? बड़े बड़े नोबल्स थे, बड़े बड़े वॉरलॉर्ड्स थे, बड़े बड़े फ्यूडल्स थे। फ्यूडल्स मतलब ज़मींदार। तो उन ज़मींदारों के पास बहुत सारी ज़मीन थी जिस पे चाइना के किसान मजदूरी करते थे। और वॉरलॉर्ड्स मेरे को बताओ, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो किसको सपोर्ट करे? कम्युनिस्ट को या नेशनलिस्ट को? तो आप कहोगे भाई किसी को भी करें, लेकिन यहाँ पे मैं आपसे एक जनरल सेंस का क्वेश्चन पूछता कि मैं हूँ एक बड़ा फ्यूडल, मेरे को अपनी प्रॉफिट बढ़ाना है, मेरे को लोगों से काम करवाना है, तो मैं उस पार्टी को सपोर्ट करूँ जो इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं कि सब में सब कुछ बराबर बटे, या मैं उस पार्टी को सपोर्ट करूँ जो कहती है कि नेशनलिज्म सबसे ऊपर है और हम कैपिटलिस्ट आइडिया को मानेंगे? तो ऑफ कोर्स मैं कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करूंगा। लेकिन ऐसा यूँ नहीं है कि A to Z कैपिटलिस्ट को ही सपोर्ट करते थे, कोई ना कोई कम्युनिस्ट को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि कम्युनिस्ट को पैसे वगैरह कहाँ से मिलेंगे? तो ये चक्कर था। तो मेजोरिटी जो किसान थे उनको चाहिए थी ज़मीन। ज़मीन किनके पास?
बड़े बड़े फ्यूडल्स के पास। तो मैं एज माओ ज़ेडोंग क्या करता हूँ, लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को अपीज़ करने के लिए बड़े बड़े फ्यूडल से ज़मीन छीनता हूँ और उनको मैं किसानों में बांट देता हूँ। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। तो वहाँ पे ये हमने किया और किसानों में पैसे बांट दिए। लेकिन किसानों में पैसे बांट दिए, किसानों में मैंने ज़मीन बांट दी, तो क्या उससे ऑन ग्राउंड कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा? जो किसान पहले 100 कमा रहा था वो 120 150 कमा रहा है। वो पहले दूसरे की ज़मीन पे खेती कर रहा था और सैलरी ले रहा था। अब वो अपनी ज़मीन पे खेती कर रहा है, अपनी कॉस्ट लगा रहा है। पहले उसकी लेबर की मेहनत लगती थी, अब उसकी लेबर की मेहनत के साथ साथ उसके पास बीज लेके आओ, मेहनत करो, रखवाली करो खेत की, ये करो वो करो, सब कुछ लगेगा। तो वो एम्प्लॉय से अब सेल्फ एम्प्लॉयड हो चुका है। तो ये उसी की तरह है कि आपकी जो कंपनी है ना, वो सारा प्रॉफिट खुद खा जाती है। तो आप अपनी 1 लाख सैलरी को छोड़ो और अपना एक ठेला खोल लो और अपना जो छोटी सी ठेले की शॉप है उसके ऊपर अपना सामान बेचो और पैसे कमाओ। तो ऑन ग्राउंड इमोशनली देखा जाए तो ये अच्छा डिसीजन है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कंपनी जो है आपका मेहनत का आपको बराबर पैसे नहीं दे रही, तो इसीलिए आपको वहाँ पे लग रहा है कि मेरे साथ अन्याय हुआ, तो इसलिए आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ शिफ्ट हो गए। लेकिन जहाँ पे आपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए रजिस्टर किया, आपने अपना ठेला खोला, वहाँ पे आपको पता चला कि भाई यहाँ पे तो ज़ीरो से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपनी जो थी, कंपनी में एक पूरी बड़ी कंपनी एक टीम की तरह है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर काम एक आदमी को दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपको सारे काम खुद करने पड़ेंगे। तो या तो देखो आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो जो सारे काम एक साथ बहुत अच्छे से कर लेता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर केस में ऐसा नहीं होता, तो आपको दिक्कत आती है और फिर आपको लगता है भाई कहीं ना कहीं मैं कंपनी में रहता वही ठीक था, कम से कम मेरे को एक फिक्स सैलरी तो मिलती। या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या है, बारिश आ गई, फसल ख़राब हो गई, कस्टमर नहीं आए, कुछ गिर गया, छुट्टी हो गई, इधर उधर हो गया, ये वो हो गया, तो सब कुछ कर करा के ये चक्कर हो गया, तो उसमें फिर दिक्कत आ जाती है। तो फिर ये सारी चीज़ें सोचते हुए या फिर ये सारी चीज़ें पता होते हुए, तो कम्युनिस्टों को भी ये बात पता थी, चाइना में माओ को भी पता थी। तो फिर माओ ने किया क्या उसके बाद? तो माओ ने सोचा लेट्स गो वन स्टेप फर्दर। उसने कहा लेट्स ब्रिंग अ कल्चरल रेवोल्यूशन। कल्चर क्यों? क्योंकि जो प्रिविलेज्ड क्लास थी उसके पास होता था टाइम। जिसके पास होता है टाइम वो सोच सकता है, वो बोल सकता है, वो लिख सकता है, पढ़ सकता है। और जिसके पास टाइम नहीं होगा, जिसके पास प्रिविलेज नहीं होंगे, जिसके पास पैसे नहीं होंगे स्कूल जाने के भी, तो उसके पास ये दिक्कत होगी। तो जो एजुकेटेड होगा, जिसको पता होगा, वो अपने कल्चर से ज़्यादा जुड़ा हुआ होगा। ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। तो ये एम्बिगुअस स्टेटमेंट है। लेकिन यहाँ पे जो मामला है अल्टीमेटली घूम फिर के वो वही है कि आप उन चीज़ों को पकड़ो जिसके मेजॉरिटी पास है। अब मेजॉरिटी किसके पास होती है? फर्स्ट, सेल्फ इंटरेस्ट। सबको अपने 2 टाइप की भूख होती है इंसान के अंदर। एक होती है विचारों की, एक होती है पेट की। पेट की भूख मतलब पैसे दो उनको फ्री भी दो, उनको ज़मीन दो, उनको कुछ करो, उनकी पेट की भूख ख़त्म कर दो। जब उनकी पेट की भूख ख़त्म हो जाती है फिर शुरू होती है उनके विचारों की भूख। फॉर एग्ज़ाम्पल जो रेवोल्यूशन उसमें हुए डेवलपिंग नेशंस में, फॉर एग्ज़ाम्पल भारत में रेवोल्यूशन हुए, चाइना में रेवोल्यूशन हुए, रशिया में हुए, वो क्यों हुए? वो हुए पेट की भूख के कारण। रशियन रेवोल्यूशन, खाना नहीं मिल रहा, रिवोल्ट कर दो। चाइना, खाना नहीं मिल रहा, रिवोल्ट कर दो। भारत के अंदर वैसे ऐसा कोई खास रिवोल्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी हो रही है। क्यों? क्योंकि पेट की भूख की दिक्कत आ रही है। तो इस तरह से अब बात आती है विचारों की भूख की। विचारों की भूख कहाँ? फॉर एग्जांपल फ्रेंच रेवोल्यूशन में चलो पेट की भूख थी। अमेरिकन में विचारों की भूख थी। अमेरिका के अंदर या जहाँ भी लड़ाई हुई। वर्ल्ड वॉर टू पेट की भूख थी? ऑफ कोर्स नॉट, इट्स द विचारों की भूख। वर्ल्ड वॉर 1 विचारों की भूख कि मेरा देश सुपीरियर है, मेरे देश को बाकी देशों पे हमला करके उनके पे कब्जा कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा देश है सुपीरियर, मैं हूँ जर्मन, एंड एज अ जर्मन आई डिज़र्व टू बी ऑन द टॉप, आई डिज़र्व टू बी द मास्टर ऑफ द नेबर्स। तो ये विचार प्रमोट किया गया और ये विचारों की भूख का यूज़ किया गया और हमला किया गया, वर्ल्ड वॉर 1 शुरू की गई। फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 में हार गए। हारने के बाद फिर नए विचार की भूख आई कि मेरे को बेइज्जती का बदला लेना है। पेट की भूख की इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है जितनी विचारों की भूख की होती है, क्योंकि पेट की भूख एक बार को तृप्त की जा सकती है और झेली जा सकती है, लेकिन विचारों की भूख, स्ट्रेस, मेंटल कंडीशन, दैट्स नीड टू बी स्टेबल। आप हो सकता है कि भूखे हो, लेकिन भूखा होना ज़्यादा आसान है बजाय कि दुखी होने के और शर्मिंदा होने के। तो इस चीज़ को यूज़ करके पॉलिटिशियंस या फिर लीडर्स, ये अच्छी बात भी है बुरी भी, क्योंकि एज अ पर्सन यू नीड टू लिव अ सिंपल एंड फुलफिल्ड लाइफ। एज अ इंडिविजुअल इट्स योर गोल टू गेट प्रिविलेज्ड। आपको जो जो चाहिए जीवन व्यतीत करने के लिए आपको वो मिल जाए, तो आपको क्या दिक्कत है किसी चीज़ की? क्या आपको दिक्कत है कि कौन क्या कैसे कर रहा है? मैं आपको स्पेस में ले जाऊँ, स्पेस स्टेशन में आपको बिल्कुल बहुत बढ़िया ज़िंदगी दूँ, तो क्या आपको फ़र्क पड़ेगा कि कौन देश, किसका देश क्या कर रहा है? वो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई आपको, ठीक है? तो ये सारी फालतू की बात है कि ये कर लो वो कर लो, ये सारी बातें तब है जब आपकी पेट की भूख शांत है।
जैसे एक बहुत फेमस वो है, भारत के अंदर ही कहावत थी, पहले किसने कही थी ये नहीं पता, कि एक आदमी को गोली मारी गई तो उस आदमी के मुंह से क्या क्या निकल सकता है। या तो वो कहेगा राम, हे राम, या वो कहेगा माओ, माओ मतलब कम्युनिस्ट या फिर नक्सल, या वो कहेगा आलू। अब ये आलू का क्या मतलब हुआ? तो इसके अंदर 3 टाइप की आवाज़ें निकली। तो इसमें क्या क्या था? तो एक था राम, राम का मतलब भगवान को याद किया, उसने अपने कल्चर को याद किया। दूसरा माओ, माओ का था क्योंकि जो कम्युनिस्ट होते हैं वो रिलीजन पे बिलीव नहीं करते, तो उन्होंने उस पर हमला करते हुए उसने माओ कहा, अपने लीडर को याद किया। फिर तीसरा था आलू। ये जो पहले 2 थे ना, उन दोनों का पेट भरा हुआ था, इसीलिए उनके दिमाग तक खून पहुंचा, सिग्नल पहुंचा, और उन्होंने अपने विचारों की भूख जो थी उनकी, जो उनके विचारों की वो थी पावर, वो ज़्यादा थी पेट की वजह। तो उन्होंने अपने विचारों से विभिन्न भिन्न प्रकार के नाम लिए। लेकिन जिसका पेट खाली था उसने सिर्फ और सिर्फ मांगा खाना चाहिए मेरे को, उसने कहा मेरे को आलू चाहिए। तो फिर यही बात है, अगर आपकी सोसाइटी में आलू बोलने वालों की ज़्यादा है तादाद, मेजॉरिटी वो है, तो आप आलू बांटने वाली स्कीम लेके आओ। आप कोशिश करो आलू मिल जाए लोगों को, तभी आप पावर में आओ, क्योंकि लोगों को आलू ही चाहिए। अगर आप राम और माओ बोलने वाले हो तो आप जो ज़्यादा पावर में है उसको कंट्रोल करो, या फिर जो आपके सपोर्ट में आ सकते हैं उसको। आपको ज़रूरत है ना कि मेजॉरिटी को कंट्रोल करना है तो सारी ही मेजॉरिटी को कंट्रोल करना है। मान लो कल को वो है, कोई एक लीडर है किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट का, वो अपनी सेगमेंट को छोड़ के दूसरे सेगमेंट में चला जाए, कह के कि नहीं मेजोरिटी में तो वो है। लेकिन मेरे को ये बताओ, जो मेजोरिटी में वो पागल है क्या कि दूसरी तरफ से उठ के आएगा और मैं उसको ऐसे ही वोट दे दूंगा? या जो मेजोरिटी की कुल्लू बहाना चाह रहे हैं लोग, क्या उनमें आप अकेले हो? क्या आपके अलावा कोई है ही नहीं ऐसा जो मेजोरिटी को अपीज़ करना चाह रहा है? तो कंपटीशन है, तो आप वहाँ देखो ना जहाँ पे आपकी जगह बन सकती है, क्योंकि आपको पॉलिटिक्स में एंट्री चाहिए, आपको गवर्नमेंट में एंट्री चाहिए। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप A to Z सीट जीतो, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जीतो, आप अपने एरिया के मालिक बनो, आपकी फिर भी एक सिग्निफिकेंट पावर होगी। आप किसी छोटे देश का डिक्टेटर बनो, वो ज़्यादा पावरफुल है बजाय कि एक बड़े देश के अंदर एक कोएलिशन की गवर्नमेंट के अंदर बैठने के। किसी भी टाइम पे मान लो कोएलिशन गवर्नमेंट है किसी देश में डेमोक्रेसी की, और उस देश के अंदर कोएलिशन गवर्नमेंट में 5-6 पार्टियां हैं, कोई भी कभी भी सपोर्ट खींचे, आप प्रधानमंत्री की कुर्सी से उठ गए, आप लीडर ख़त्म हो गए देश के, तो वो ज़्यादा अच्छा है? या फिर एक बिल्कुल छोटा मतलब यूनिवर्टिकन सिटी, मतलब अफ्रीकन कोई देश है, कोई छोटा मोटा देश है, लेकिन वहाँ पे हो आप डिक्टेटर कि मतलब कोई भी कुछ भी आपके खिलाफ ना बोल सकता ना कुछ कर सकता, तो क्या ज़्यादा अच्छा है? किस केस में आपके पास ज़्यादा पावर रहेगी? ऑफ कोर्स बीइंग द डिक्टेटर। तो वो चीज़ आप मान लो किसी एरिया के अंदर किसी पर्टिकुलर सेगमेंट का लगाते हो, किसी सेगमेंट का अल्टीमेट लीडर, कि भाई सेगमेंट ने क्या कहा, जो लीडर ने कहा, लीडर ने कह दिया तो सेगमेंट यहाँ की वहाँ हो गई, वो ज़्यादा अच्छा है? या कौन बहुत बड़े सेगमेंट का लूजली स्पीकिंग लीडर, तो क्या अच्छा है? तो फिर मेरे विचारों में तो वो ज़्यादा अच्छा है जो छोटी सेगमेंट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड रखता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले को ही पूछा जाता है। मान लो कल को आप एक बड़ी सेगमेंट को टारगेट कर भी रहे हो, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, किसी और एक आदमी आया जो आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड रख रहा था, या फिर इतना भी होल्ड नहीं था, लेकिन वो नई हवा लेके आ गया, तो लोग तुरंत उसकी तरफ चले गए। तो आपने बड़ी मेजॉरिटी को टारगेट किया, लेकिन कुछ ही टाइम में आपकी पावर निकल गई, क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं था। अब आप कहोगे भाई मैं पता क्या करूँगा, मैं बड़ी मेजॉरिटी के ऊपर स्ट्रॉन्ग होल्ड करूँगा, तो भाई सबसे अच्छा तो वही है, आप बिल्कुल उसका प्रयास करिए। लेकिन बड़ी मेजॉरिटी इतनी आसानी से अपीज़ नहीं होती, क्योंकि बड़ी मेजॉरिटी का मतलब क्या है, किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में बड़ी मेजॉरिटी। इन केस ऑफ रिलीजन या कास्ट मान लो आपने बड़ी मेजॉरिटी को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन इंटरनल रिलीजन और इंटर कास्ट के अंदर भी कुछ इस टाइप के लोग होंगे जो आपकी कास्ट और रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स के अगेंस्ट होंगे। आप मेरा इशारा समझ पा रहे हैं मैं किस तरफ कहना चाह रहा हूँ? रिलीजन के अंदर भी ऐसे लोग होंगे जो रिलीजन पॉलिटिक्स के खिलाफ होंगे, और आप उनके रिलीजन को सपोर्ट करो, वो फिर भी दूसरे की तरफ जाके करेंगे कि नहीं हम उनके साथ हैं और हम अपोजिट पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज़ भी हो सकती है। तो यहाँ से आप फिर सोचोगे यार कि मैंने मेजॉरिटी को अपीज़ किया, मैंने सारे काम किए जो मेजॉरिटी चाहती थी या मेजॉरिटी को चाहना चाहिए था, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी गई दूसरी तरफ, ये क्यों हुआ? तो फिर इसके अंदर वही है कि यार देखो, लोगों के ऊपर सबसे ऊपर वही होता है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन हो क्या हो, वो देखते हैं अपना व्यक्तिगत फ़ायदा। मान लो उनको लगा कि यार ये बहुत रिलीजन पॉलिटिक्स, जैसे सोशल मीडिया भी काफ़ी वो नाम है। एक ऐसे शॉर्ट्स के अंदर मैं देख रहा था कि उसमें एक था कि फरारी घूम रही है, ऑडी घूम रही है, ये घूम रहा है, वो घूम रहा है, और नीचे लिखा हुआ है इंडिया इफ़ निर्मला सीतारमन वॉज नॉट द फाइनेंस मिनिस्टर। तो फिर ये चीज़ थी कि मतलब इंडिया बहुत डेवलप होता, बहुत अमीर होता अगर निर्मला आंटी हमसे टैक्स ना लेती। फिर एक आदमी ने कमेंट कहा लाइफ वॉज वेरी गुड बिफोर 2014, लाइफ वॉज वेरी गुड इन इंडिया, टीचर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑल एंड स्मॉल फार्मर्स ऑल हैव सुपर कार्स बिफोर 2014। तो वो सरकाज़म में बोल रहा था कि भाई लोग कह रहे हैं कि निर्मला आंटी नहीं होती तो हम बहुत ऊपर होते, ये वो। तो उसने कहा निर्मला आंटी जब नहीं थी तब कौन सा तुम बहुत ऊपर थे? या फिर कहते नहीं दुबई के अंदर टैक्स कम है, दुबई में ये है हुआ है। तो मेरे को ये बताओ, 100 रुपये कमा रहे थे, 100 में से आपसे 20% या 30% टैक्स ले लिया, 50% आपकी इधर उधर हो गए, 50 रुपये मिल गए। मान लो मैं 50 को छोड़ दूँ
तो 50 के आपके पास कितने बच गए, 50 के 100 हो गए, आप कहोगे भाई डबल हो गई मेरी सैलरी, ये है वो है। मैं कहूँ डबल होना सैलरी आपकी 50 से 100 हो गई। अब यही कहूँ मैं कि आप अपना कुछ करते या फिर आप टैलेंटेड बनते, आप मेहनत करते, तो आपकी 100 रुपये से 500-600 भी हो सकते सैलरी। और आप मेरे को खुद बताओ, आपकी जितनी अभी इनकम है क्या उससे 10-20 गुना लोग नहीं कमा रहे हैं क्या? आउटराइटली कमा रहे हैं। आपकी ही फील्ड के अंदर हो सकता है ऐसा कि आपसे बहुत ज़्यादा कमाने वाले लोग हों। तो आप मेरे को बताओ, टैक्स रिमूवल ज़्यादा अच्छी चीज़ है या फिर खुद मेहनत करके ऊपर जाके अपनी इनकम को बढ़ाना ताकि टैक्स लगने के बाद भी वो इनकम बढ़ जाए, वो ज़्यादा अच्छा है? लेकिन फिर वही बात, आपको याद हो मैंने रेस्टोरेंट वाली कहानी बताई थी कि दिक्कत इस बात की नहीं है कि मेरे को नहीं मिल रहा, दिक्कत इस बात की है कि मेरे साइड वाले को क्यों मिल रहा है। अब साइड वाले यहाँ पे कौन है? साइड वाले यहाँ पे गवर्नमेंट हो सकती है, साइड वाले यहाँ पे एलीट बिजनेसमैन हो सकते हैं जो कम टैक्स देते हैं। अब वो कम टैक्स देते हैं, क्या आपने देखा उनकी टैक्स फाइल को? क्या आपने देखा कि उनकी कितनी रिपोर्ट कहाँ जाती है? इट्स ऑल अबाउट द नैरेटिव। लोग कहते हैं अमानी अडानी ने पैसा लूट लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ये वो। क्या आपने लिटरली देखा है कि उन्होंने कितना पैसा कहाँ से क्या किया? नहीं भाई, वो तो दिखता है, इतने अमीर कैसे बन गए? तो भाई इतना अमीर तो बहुत सारे लोग थे, तो सारे के सारे क्या टाटा ने भी ऐसे ही पैसे लूटे? फिर वही है कि वो इलॉजिकल बातें और लॉजिकल बातें हर कोई मानता है कि उनकी बात ठीक है, दूसरे की बात गलत है। तो लड़ाई अनगिनत है, अनंत है। अल्टीमेटली जो टाटा अंबानी है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब लड़ो ना लड़ो, वो पहले भी वैसे जी रहे थे, आगे भी वैसे जीते रहेंगे। तो मेजॉरिटी को अपीज़ करना बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, वो डिपेंड करता है माहौल के हिसाब से। अब मान लो माहौल बन रखा है कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है, ज़्यादातर जो भारत के लोग हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ हो गए और कह रहे हैं कि हाँ गवर्नमेंट मारो, ये करो, वो करो, गवर्नमेंट को पूरा सपोर्ट, और 10% लोग हैं फिर भी वो गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं कर रहे। तो इस केस में अगर आप गवर्नमेंट हो तो आपको अपनी लड़ाई कंटिन्यू रखनी चाहिए क्योंकि 90% आपके साथ में। लेकिन सेम केस फॉर वियतनाम वॉर, अमेरिका के अंदर 90% जनता खिलाफ है कि वियतनाम में लड़ाई क्यों कर रहे हो, क्यों हमारे देश के सोल्जर जा रहे हैं। तो अगर आप पॉलिटिशियन हो तो आपको लड़ाई कंटिन्यू रखूंगा मैं, इससे चुनाव लड़ने के लिए आपको ये कहिए मैं लड़ाई ख़त्म कर दूंगा। और सेम हुआ 1970s के टाइम पे जब वियतनाम वॉर, अर्ली 1970s के टाइम जब वियतनाम वॉर अपने पीक पे थी और काफ़ी हाहाकार मच रही थी, तो उस टाइम पे फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की कैंपेन थी, जो प्रेसिडेंट्स की कैंपेन थी, उसका जो मेजर टॉपिक था वो ये था कि वी विल ब्रिंग अमेरिकन्स बैक, वी विल ब्रिंग बैक आवर यंग वंस। तो इस टाइप के नारे लगे और फिर अल्टीमेटली कहा गया कि हम अपने सोल्जर्स को बुलाएंगे और वियतनाम में हम फालतू में नहीं मारे जाएंगे और ना हम मरेंगे ना हम ना पैसा लगाएंगे। तो ये पॉलिटिकल नैरेटिव बन गया और इसको जिसने सेट किया वो बाद में वहाँ का प्रेसिडेंट बन गया। अब प्रेसिडेंट का नाम क्या था मेरे को नहीं याद आ रहा, लेकिन वो प्रेसिडेंट बन के वो आ गए वापस, वो जीत गए और उन्होंने वियतनाम से विड्रॉ कर लिया। तो फिर आप कहोगे फिर इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये भी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ जो मेजोरिटी कुछ टाइम पहले कह रहे हैं हाँ कम्युनिस्टों को हराओ, कम्युनिस्ट हमारा दिमाग ख़राब करते हैं, चलो वियतनाम में एंट्री करो, हाँ हाँ वियतनाम में घुस के अटैक अमेरिका कीजिए कर रहे थे। वही 4-5 साल बाद जैसे उनको लगा कि नहीं अब हमारा काम ख़त्म हो गया, जोश कम हो गया, तो उन्हीं लोगों ने कहा अमेरिका वापस निकलो, लड़ाई से अमेरिका वापस निकलो। तो इट्स द सेम मेजोरिटी। तो हर मेजोरिटी या हर सोसाइटी या हर ग्रुप ऑफ पीपल में पता क्या होता है, 10% लोग होते हैं कट्टर। कट्टर का मतलब वो हिलेंगे ही नहीं अपनी आइडियोलॉजी से, वो सच में होते हैं बिल्कुल लॉयल कि हमने कह दिया तो कह दिया। उसमें वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी रिलीजन, कास्ट या किसी भी एक आइडिया को सपोर्ट करते हैं। तो 100 लोग हैं तो 100 में से 10 तो ऐसे मिलेंगे जो आप कन्वर्ट करें, जिनका फिक्स है कि वो उधर ही रहेंगे। वो 10 का 20 हो जाए, 10 का 5 हो जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लगभग इतनी संख्या होती है। फिर जो बाकी के 90% होते हैं ना, वो होते हैं इधर उधर टुलकने वाले कि हवा जहाँ चल गई उधर चले गए। नहीं तो आप मेरे को ये बताओ कि भारत का एग्जाम्पल है तो 1970s 80s के टाइम पे या फिर उससे पहले आज़ादी के टाइम से लेके लेट 1980s तक भारत के अंदर किसका दबदबा? कांग्रेस। अब की बार 400 पार का जो नारा मोदी सरकार ने लगाया, उससे पहले कांग्रेस 400 पार लेके आ चुकी थी राजीव गांधी के टाइम पे। अब वो सब हो गया, तो उस टाइम पे आप कोई सोच सकता है कि ये जो कांग्रेस 400 पार लेके आ रही है और जो 400 पार लेके आने वाली कांग्रेस है वो एक दिन 70 के आसपास आ जाएगी, वो एक दिन गवर्नमेंट से ही हट जाएगी, वो भी कब? केवल और केवल 30 तो नहीं, 10 साल बाद। 10 साल बाद नॉन कांग्रेस अपोजिशन में आ जाएगी, जो भी 400 पार लेके आ रही है। 10-20 साल बाद, 10-20 साल मतलब अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे वो कांग्रेस अपोजिशन में आ जाएगी। ऐसा हो सकता है? इतनी बड़ी मेजोरिटी एक साथ कैसे हट जाएगी? अगर कोई देश है उसके अंदर इतनी बड़ी मेजोरिटी किसी एक पर्टिकुलर आइडिया को सपोर्ट कर रही है तो वो मेजोरिटी इतनी जल्दी थोड़ी ना उठ जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ क्योंकि मेजोरिटी जहाँ पे हवा चलती है उधर बह जाती है। लेकिन उस टाइम पे मैंने कहा कि कांग्रेस 400 पार लेके आई थी, लेकिन सारी की सारी सीट्स नहीं थी 400 पार के अंदर। कांग्रेस के पास A to Z सीट पे कांग्रेस नहीं थी, कुछ सीट पे वो भी थी, बीजेपी या फिर NDA जो अपोजिशन था वो था। तो वो जो 90% लोग थे
जो इधर उधर होने वाले थे। उनके अलावा जो लोग थे उनमें से वो हैं जो 400 पार होने के बाद भी कांग्रेस के रुके हुए थे दूसरी पार्टीज़ में, अपोजिशन में, जो आज के टाइम पे बीजेपी वगैरह मान लो। तो नॉन कांग्रेस पार्टीज़ को भी वोट मिले थे उस टाइम पे जब कांग्रेस अपने पीक में थी, और नॉन बीजेपी पार्टीज़ को भी वोट मिले थे उस टाइम पे जब बीजेपी अपने पीक पे थी। कांग्रेस की अभी भी जीरो नहीं हुई सीट्स, कुछ ना कुछ सीट अभी भी उनके पास है। तो वो वही लोग हैं जो कट्टर हैं, जो अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ नहीं रहे हैं। वो आइडियोलॉजी तभी छूटेगी जब वो मर जाएंगे। तो ये जो लोग होते हैं ना, इन पे अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय जो हवा में बहने वाले लोग हैं उनको अपीज़ करो, उनको पावर में लो और वो सब कुछ करो। पंजाब है, पंजाब के अंदर बीजेपी पावर अपनी जान लगा चुकी, नहीं कर पाई। अकाली दल कांग्रेस का ही बीजेपी पे राज था, वो पंजाब के ऊपर राज था। आम आदमी पार्टी आती है और एक बार में क्लीन स्वाइप मार जाती है पंजाब गवर्नमेंट के अंदर। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि अपीज़ द मेजॉरिटी, फ्री भी बांटो, लोगों को बेटा तुम्हें दिए मैंने इतने इतने रुपए, आओ मेरी तरफ आ जाओ। और लोगों ने सब कुछ छोड़ छाड़ के, ये राइवलरी वो राइवलरी, कास्ट पॉलिटिक्स फलाना ढिकाना, सब कुछ छोड़ छाड़ के सब ने एक तरफ वोट दिया जहाँ पर उनको पैसे मिल रहे थे, जहाँ उनको फ्री भी मिल रही थी। हाँ या ना? पंजाब में हुआ या नहीं हुआ? दिल्ली में हुआ या नहीं हुआ? गोवा में हुआ या नहीं हुआ? हो गया। अब बाद में क्या हुआ मेरे को नहीं पता, लेकिन जब आम आदमी पार्टी की लहर चल रही थी तो उस टाइम पे कितना कुछ हो चुका था। तो फिर यहाँ पे फिर कहा जाता है वो एंगल कि नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो पॉलिटिक्स करती है, रिलीजन पॉलिटिक्स करती है, फलाना ढिंकाना। भाई मेजॉरिटी जो चाहेगी हर लीडर वहीं करेगा ताकि वो पावर में रहे, ताकि वो सब कुछ कर सके। फिर कहेंगे यार ये लीडर बहुत सेल्फिश होते हैं, ये वो। मान लो मैं लीडर बन गया तो मैं लीडर ऐसे थोड़ा बन जाऊँगा, मेरे को वोट चाहिए। तो मेरे को वोट चाहिए तो मेजॉरिटी को अपीज़ करना पड़ेगा। मेरे को दिख रहा है जो मेजॉरिटी चाह रही है। फ्री भी देना गलत है, क्योंकि फ्री भी देता हूँ तो जो टैक्स के पैसे देश की डेवलपमेंट में लग सकते थे, जो टैक्स के पैसे अच्छी जगह जा सकते थे, वो फ्री भी में यूँ ही चले गए। और जिन लोगों को मैं फ्री भी दे रहा हूँ फिर वो उससे जाके मान लो वो करें, एडिक्शंस के अंदर फंसे हुए हैं। मान लो मैंने फ्री भी दी किसी घर के अंदर, मैंने मान लो 2000 रुपये दिए, तो 2000 में से क्या हुआ, 1500 रुपये की ना वो लोग अल्कोहल पी गए। तो मेरे को पता है ये अल्कोहल पी जाएंगे, ये स्मोक कर लेंगे, ये इधर उधर टाइम वेस्ट कर देंगे, तो ये एक टाइप से पैसे बर्बाद कर रहे हैं और ये देश को भी ख़राब कर रहा है, सोसाइटी को भी ख़राब कर रहा है। तो मेरे को मोरली देखा जाए तो उन पैसों को देना बंद कर देना चाहिए। लेकिन मेरे को अगर पॉलिटिकली देखना हो तो मेरे को उस पैसे को कंटिन्यू रखना चाहिए, बल्कि बढ़ा देना चाहिए, ताकि वो लोग मेरे कट्टर सपोर्टर बन जाए। कहे भाई ये आदमी हमें शराब पिलाता है, ये हमारा हितैषी है, हितैषी नहीं, ये रहेगा तो हम मज़े में रहेंगे। इस फिलॉसफी को यूज़ करते हुए मेरे को पैसे बढ़ाने पड़ेंगे, और मैंने पैसे कम कर दिए तो जो मेरा कॉम्पिटिटर है वो पावर में आ जाएगा। तो जो मेरी बात थी ना कि देश को सुधारूंगा, ये वो देश को सुधारना का जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या है, बी इन द पावर। अगर आप गली में खड़े होकर चिल्लाएंगे कि मैं देश को सुधारूंगा तो कुछ नहीं होएगा, आपको पावर में आना पड़ेगा कुछ भी करने के लिए। फिर कहते हैं भाई पावर में आना तो यूपीएससी करो, आईएएस बन जाओ। तो भाई आईएएस के पास भी अल्टीमेट पावर थोड़ी ना, लॉ तो गवर्नमेंट बनाएगी। गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया कि भाई फ्री भी बांटी जाएगी, तो आईएएस आप कितने बड़े हो, आप कुछ नहीं कर सकते। आप हो गवर्नमेंट सर्वेंट, आप हो पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है उसको ग्राउंड पे अप्लाई करना आपका काम है। आईएएस की क्या पावर है, एक चलते हुए आदमी को उठा के जेल में डाल दिया या फिर कुछ भी करके उस पर दादागिरी झाड़ दी। क्या यही काम वो प्रधानमंत्री या बड़े नेताओं के साथ कर सकते हैं? नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है कि ये लोग मेरा दबदबा मानेंगे नहीं और इनको पकड़ के मारेंगे। तो फिर अल्टीमेट पावर तो आईएएस के पास भी नहीं है। तो वही बात है ना कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ पावर के पीछे भाग रहे हो तो फिर आप आईएएस क्यों देख रहे हो, उसके ऊपर देखो ना। तो मेन गोल वही है ना कि एक चीज़ के लिए मैंने कोई शुरू किया कुछ, और वो वहाँ पे मेरे को लगा कि यही अल्टीमेट गोल है, लेकिन उसके ऊपर कोई ना कोई मिलेगा। अब आईएएस के ऊपर इतने सारे पावरफुल लोग होते हैं, तो अगर सिर्फ और सिर्फ पावर की वजह से हम आईएएस के अंदर जाएँ, वहाँ जाके पता चले भाई ऑन ग्राउंड तो कुछ पावर नहीं है। क्योंकि अब मैं राह चलते किसी के ऊपर अपनी दादागिरी दिखाऊंगा, क्या फ़ायदा। अगर मेरा गोल सिस्टम चेंज करना था, ये फलाना ढिंकाना, तो फिर उसके लिए तो यूपीएससी में कोई जान नहीं है। सबसे बढ़िया पॉलिटिक्स में आओ, पॉलिटिक्स के अंदर आके लॉ चेंज कर दो, लॉ चेंज करो, लॉ बिल पास करो और सब कुछ करवा दो। लेकिन वही बात है ना कि ये सारी बातें कहने सुनने बोलने में अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ पे अल्टीमेट वही है कि जो अब मैं ये पूछूं कि बताओ आपको जो पेपर में आ रहा है उसको पढ़ना चाहिए या फिर उसको पढ़ना चाहिए जो भी चल रहा है। तो इसके अंदर दो पक्ष हैं। एक कहता है कि भाई पेपर में पढ़ोगे, जो पेपर में आ रहा है उसको पढ़ोगे तो आपके पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे, पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको टीचर अटेंशन देंगे और टीचर आपको अटेंशन देंगे, आपके मार्क्स आएंगे, तो फिर आप इस इफेक्ट को कंटिन्यू रखोगे और अल्टीमेट अच्छा करोगे। फिर दूसरा पक्ष क्या कहता है कि जो टीचर पढ़ा रहा है अगर आप उसको छोड़ के टेस्ट की तैयारी करोगे, फिर जब जो टीचर पढ़ा रहा है उसका टेस्ट आएगा तब आप वापस पीछे हो जाओगे, फिर आपको वापस पढ़ना पड़ेगा। तो ये साइकिल रिपीट होती जाएगी और आप सारा कुछ खुद ही पढ़ोगे, तो टीचर के आने का क्या फ़ायदा। तो ये दोनों चीज़ें हैं। तो अब बताओ इसमें क्या ठीक है क्या गलत, दोनों के पक्ष हैं, दोनों के विपक्ष हैं। तो यहाँ पे आ जाती है एम्बिग्विटी, और जो इस एम्बिग्विटी में अपना मार्ग निकालता है वही सफल होता है, और जो इस एम्बिग्विटी में लड़ता रह जाता है वो इसी के बीच में फंस के रह जाता है और उसका कुछ नहीं हो पाता। सो अल्टीमेटली इट्स ऑल एम्बिगुअस, you just need to find the loopholes and use it
for your selfish goals. That's the ultimate thing to be successful in the politics.